और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस से अरशद आज़मी साहब। अरशद आज़मी साहब से ही पहले पूछ लेते हैं ठाणे के बारे में। अरशद आज़मी साहब नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। अरशद आज़मी साहब, ये क्या हो क्या रहा है ये ठाणे में? इतने मतलब 4 दिन में 18 लोगों की मौतें हो गई और फिर 4 और चले गए पिछले 24 घंटे में। मतलब ये क्या हो क्या रहा है? एक अस्पताल में इतने ज़्यादा लोग, और वो भी मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हॉस्पिटल जो है इट इज़ रन बाय टीएमसी, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। क्या है ये? हो क्या रहा है ये? मतलब बड़ा अजीब व गरीब मसला है। देखिए देखिए साहब, ये तो चूंकि मुख्यमंत्री का इलाका है थाना शहर जो है, जी। पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इलाका किसका है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो अस्पताल जिसमें ये सारी मौतें हुई हैं, उनमें क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था? मुझे जहां तक लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कमी नहीं रही होगी। यहाँ जो पिछले कई सालों से ये बात देखी गई है आमतौर से म्युनिसिपल अस्पतालों में, कि बहुत सारा बजट होता है इन अस्पतालों का और वो पूरी तरह खर्च भी होता है। लेकिन आप देखिए, अगर आप पूरे साल का पता लगाएंगे तो बहुत सारी दवाएं हैं जो एक आम मरीज के लिए खरीदी जाती है ताकि उसे मुफ्त दी जाए, पर आमतौर से वो दवाएं कभी भी अवेलेबल नहीं होती हैं। वहाँ हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वो, उसका व्यवहार इतना खराब होता है लोगों के साथ कि मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसका पता मरीज के मर जाने तक उसके रिश्तेदारों को, उसके साथ वालों को पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करते हैं। और मरीज को जब तक, अगर साहब रिश्तेदारों को ये बात पता चलेगी कि मरीज को क्या जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, तो वो पीछे उसके दौड़ सकते हैं। लेकिन लापरवाही, ये जो तमाम मौतें हुई हैं यहाँ पर ये पिछले दिनों कलवा थाना अस्पताल में, जी। मैं इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो मानता हूँ वो उसको लापरवाही मानता हूँ। लापरवाही बेइंतहा है। तमाम के तमाम सरकारी अस्पतालों में हमने ये बात को देखा है। साफ सफाई का कोई बहुत खास इंतजाम नहीं होता, जबकि साफ सफाई के कर्मचारी पूरे होते हैं, नर्सेस पूरी होती हैं, डॉक्टर्स भी पूरे ही होते हैं। कम होते हैं लेकिन तकरीबन पर उन्होंने उतनी जवाबदारी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आम आदमी आम आदमी अपने अपनी मर्ज को लेके, अपने मरीज को लेके ही परेशान है। वो किसी बड़े आदमी तक जाके शिकायत नहीं कर सकता। उसका फायदा उठाते हैं ये तमाम लोग। और फिर देखा होगा आपने, अक्सर इन सरकारी अस्पतालों में ऐसा होता है कि अगर किसी की मौत हो जाती है या कोई बड़ा और दूसरा हादसा हो जाता है, तो उसके रिलेटिव जो हैं वो डॉक्टरों से मारपीट भी कर लेते हैं। जी। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पे बैठ जाते हैं। जी। ऐसे ही साहब कोई भी उठ के किसी को मारने लगेगा। क्या रवैया रहा, जो रवैया रहा डॉक्टरों का उन मरीज के रिश्तेदारों के साथ, मरीज के खत्म हो जाने के बाद वो रिश्तेदार अपना सब्र, अपना धैर्य खो देता है, और फिर उसका नतीजा ये तमाम तरह की इस तरह की वारदातें होती हैं। तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देना हेल्थ मिनिस्टर का भी काम है। बीएमसी और टीएमसी जो इन अस्पतालों को रन करती है, चलाती है, उनका भी काम है। मेरे हिसाब से बजट की तो कोई कमी नहीं है महाराष्ट्र में, और मुंबई कारपोरेशन में भी बजट की कोई कमी नहीं है। जी। तो उन चीजों को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में है, मैं समझता हूं इन तमाम मौतों की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के ऊपर डालनी चाहिए। लेकिन कभी उन्हीं बाहर की आएगा अरशद लापरवाही आदमी है। साहब, ये जब भी पहले ऐसा कोई हादसा हुआ है, वो इंक्वायरी का जो रिजल्ट है हमने हमेशा देखा है बाहर नहीं आया है कि वास्तविकता में हाँ, क्या था क्या नहीं था। जी। नहीं, कभी भी बाहर नहीं आया और अभी भी बाहर शायद नहीं आएगा। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, सारी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं बनाई गई इस देश के संविधान के जरिए, वो इस देश में रहने वाले, इस मुल्क में, इस शहर में रहने वाले एक आम आदमी, गरीब आदमी को ही नजर में रख के बनाई गई थी। तो सारी चीजें तो होती हैं, पर वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जिसके लिए ये सब बनाया गया है, वो इन व्यवस्थाओं से बाहर चला जाता है। और फिर उसमें ताकत आ जाती है, पैसा आ जाता है, पैसे का हेरफेर आ जाता है, और लोग जो है उसका फायदा उठाते हैं। और गरीब आदमी जहां, जिसके लिए तमाम सुविधाओं का ऐलान करके वहां रख भी दी गई, लेकिन उस तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जिम्मेदार हैं इन मौतों के वो लोग जिनके हाथ में था इस अस्पताल में दुरुस्त बात सारी सुविधाओं के साथ, इसके जो स्टाफ हैं उन स्टाफ को भी सही तरीके से काम करना चाहिए और लोगों से अच्छे से पेश आकर काम करना चाहिए। है। वो तो कभी बदतमीजी करते करते ही हैं नहीं आप है अरशद डॉक्टरों आदमी का। साहब। हमारे पास जब भी लोग आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रदीप जी और मेरे पास यहाँ पर या बाकी हमारे स्टाफ के पास कि भाई हमारी मदद कर दीजिए, वो नर्सेज वहाँ पर हैं, वो सीधे मुंह बात नहीं करती हैं,
क्लर्क जो हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, डॉक्टर तो मिलते ही नहीं है, डॉक्टर कब आते हैं कब जाते हैं किसी को मालूम ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है जी। आईसीयू में 24 आवर्स एक डॉक्टर का रहना जरूरी है जी। आप सरकारी अस्पतालों में चले जाइए, चाहे वो बीएमसी के हो चाहे टीएमसी के हो, उन अस्पतालों के आईसीयू में चले जाइए, आपको ज्यादातर डॉक्टर चाय पीने गए हुए ही मिलेंगे। नर्स बताएगी कि डॉक्टर साहब अभी अभी चाय पीने गए हैं, और आप फिर इंतजार कीजिए, घंटों डॉक्टर जो है वो चाय पीकर वापस नहीं लौटते। तो ये सब चीजों पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर होती नहीं। अफसोस की बात ये होती नहीं है। लेकिन अरशद आलवी साहब, यहाँ पर हम लोगों की भी गलती है, लोगों की भी गलती है ना, क्योंकि आखिर में आपने बीएमसी की बात करी, या जैसे आपने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करी, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं ना। यहां पर लोग फिर भी उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। क्यों देते हैं भाई? ये लोग जो हैं आपके साथ ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो आपको किसी और को मौका देना चाहिए ना। पिछले 30 साल से फॉर एग्जाम्पल बीएमसी एक ही पार्टी के हाथ में है, दो पार्टियों के हाथ में है, दो। बीजेपी वाले ये तो नहीं कह सकते कि हम नहीं थे इसमें, थे। टीएमसी वहां पर भी एक ही पार्टी है, इतने सालों से वही है, फिर भी लोग इनको क्यों वोट देते हैं? अरशद आलवी साहब ये बताएं। देखिए जय, मैं थोड़ा सा आपको ये इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूं, पॉलिटिशियंस से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इन अस्पतालों की चलाने की जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की है जी। मैं पॉलिटिशियन इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम सुविधाओं को नजर में रखकर आम आदमी तक पहुंची ना पहुंची इसका ख्याल रखे, और उसके सबके ऊपर हेड करता है जो जैसे हेल्थ मिनिस्टर है। तो अब वो चाहे पार्टी 30 सालों में ऐसा नहीं है कि कोई 30-40 सालों से महाराष्ट्र सरकार में बहुत सारे बदलाव हुए, बीएमसी में ठीक है नहीं हुए होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो तमाम की तमाम पार्टियां जो इस खासकर ये हेल्थ का जो मामला अस्पताल का है इसमें नाकाम रही हैं, और सभी पार्टियों को बैठ के इस पे विचार करना चाहिए। अब चूंकि सभी पार्टियां नाकाम रही हैं इसलिए जनता मजबूर है उन्हीं में से किसी को वोट देने के लिए, इसलिए वो देती भी है। लेकिन ये हमारी तमाम पार्टियों की, हम तमाम पॉलिटिशियंस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम सुविधाएं जो एक आम आदमी के लिए बनाई गई हैं और दी भी जा रही हैं, वो उस तक ठीक से पहुंची नहीं पहुंची, उसको मॉनिटरिंग करना तो कम से कम पॉलिटिशियंस की, हेल्थ मिनिस्टर हो गए या सामाजिक कार्यकर्ता भी हो गए या राजनीतिक कार्यकर्ता हो गए, उनकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर नजर रखना। शायद अगर हम नजर रखेंगे और हम खुद अवेयर होकर इन चीजों की कंप्लेंट करने लगे, तो वो जो जाती होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, डॉक्टर्स और नर्सें करती हैं, शायद वो नहीं होगी, और ऐसी जिंदगियां लापरवाही की वजह से नहीं जाएगी। आजमी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक 1947 के पार्टीशन का हॉरर बोले कि द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। उन्होंने कहा कि हर समुदाय, हिंदू, मुसलमान, सिख, जितने भी इस पार्टीशन में इनको कुर्बानियां हुई है और जिन्हें सफर किया है, उनको मेरा सल्यूट है। तो क्या ऐतिहासिक एक गलती हुई है? यह प्रधानमंत्री दिखाना चाहता है पूरे देश को कि ये जो हुआ था पार्टीशन गलत था। फिर सोशल मीडिया में बीजेपी का किस प्रकार से, किसने खींची लकीरें, किसने लहू की नदियां बहाई, और हमारे आंगन को सरहद किसने बनाया। तो एक कैंपेन चल रहा है, और मोदी जी की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से चल रहा है कि लाल किले से गूंज, नेहरू से लेके मोदी तक। तो आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी और मोदी साहब पार्टीशन के गलतियां को एक कैंपेन के माध्यम से इसको हाईलाइट करने की तैयारी में है? कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, मेरे तो पहले तो एक बात आपको मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जो है वो अब पूरी तरह से 10वां साल आते आते पूरी तरह से अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं। अब उन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि आने वाले चुनाव में वो कौन से मुद्दों को लेकर उतरेंगे, क्योंकि विकास की यात्रा उनकी फेल निकली, झूठी निकली, सारे दावे गलत हो गए। जितनी भी अर्थव्यवस्था में उन्होंने विकास की बातें की थी और दूसरी चीजों पर बातें की थी, वो धीरे धीरे उसकी कली जो है वो खुद वही लोग खोल देते हैं जिनके वो नाम लेते हैं। जैसे अमित शाह जी ने वो उस दिन संसद में कलावती का नाम लिया, फिर कलावती ने ही अपना वीडियो इंटरव्यू डालकर उनकी बात को झूठा कर दिया। ये 1947 में वो पार्टीशन हुआ था, उसके कौन लोग जिम्मेदार थे, वो कैसे, बहुत सारी किताबें हैं, बेशुमार लोगों ने 1947 के उस बंटवारे के ऊपर बातें लिखी हैं। अपने अपने तरीके से लोगों ने उसका तज्जिया, उसके ये निकाले हैं, उसकी वजूहात निकाली हैं। आज उस पर ये बैठकर बात कर रहे हैं मोदी जी कि 1947 में किसने गलती की, क्या की।
मैं समझता हूं कि देखिए कोई मुद्दा सरकार के पास बच नहीं रहा है। किन मुद्दों को लेकर सरकार उसमें जाए, इलेक्शन में जाए, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को लेकर जाए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर जाए, बंटवारे के मुद्दे को लेकर जाए, तो ये कंफ्यूजन का शिकार है। और वो कब क्या बयान देते हैं, कभी कभी वो उन्हीं चीजों को बुरा भला बोलते हैं, बाद में उसी को अच्छा भी बोलने लगते हैं। मुझे तो नहीं समझ में आया कि वो 1947 को लेकर कहना क्या चाहते हैं, और मैं समझता हूँ पूरे देश को नहीं समझ में आएगा। जिस तरह 4 दिन पहले उन्होंने संसद में मणिपुर की अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भाषण किया, कि 2.5-2 घंटे का भाषण, और पूरे देश में किसी को भी नहीं समझ में आया कि उन्होंने बोला क्या है। तो कब कहां चले जाते हैं, 47 में चले गए, 223 चल रहा है साहब। 223 देखिए ना, आप जो है अर्थव्यवस्था को, अभी आपने कुछ दिन पहले बोला था कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसको हम तीसरी पे लेके जाना चाहते हैं। तो भाई तीसरी को लेके कैसे जाएंगे? कुछ प्लान व्लान, उसका कुछ तरीका, कोई रोड मैप बनाया है आपने? कुछ बताइए क्या रोड मैप बनाया है तीसरी अर्थव्यवस्था में जाने के लिए, 3rd पोजीशन पर जाने के लिए? तो कंफ्यूज है प्रधानमंत्री। सर यहाँ पर राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि नरेंद्र मोदी जी सीरियस नहीं है, नरेंद्र मोदी जी गंभीर नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को यह मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार पेश आना चाहिए और किस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करना चाह रहे थे, मणिपुर जल रहा है, और आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी उस वक्त ठहाके मार रहे थे, हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, स्लोगन शाउटिंग कर रहे थे इसमें लोकसभा में। तो ये राहुल गांधी के मुताबिक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरशद आजमी साहब, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। 4 दिन पहले जो अविश्वास प्रस्ताव पे प्रधानमंत्री ने भाषण दिया जी, तो वो भाषण इस बात के लिए नहीं था कि 2024 में चुनाव कौन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव इस पर आया था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, जो लोग उसमें मारे गए, वो हिंसा क्यों हुई, जो लोग उसमें मारे गए सरकार उनकी खातिर क्या करेगी, वो 60-70 हजार लोग जो रिलीफ कैंपों में आज रह रहे हैं, उन्हें दोबारा अपने घरों पे कैसे लाया जाएगा, 6,000 से ज्यादा जो हथियार लूट लिए गए, वो कौन लोग थे, और उन्होंने हथियार लूटने के बाद उसका इस्तेमाल किया, ये सरकार की क्या जिम्मेदारी थी, क्या उसने स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, नहीं निभाया, ये चर्चा थी साहब। वो बता रहे थे कि वो 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुद्दा मणिपुर का है और वो बात कर रहे हैं 2024 की। ये गैर संजीदा ही आदमी कर सकता है ना। आपके घर में अगर किसी की डेथ हो गई हो, आपके घर का कोई व्यक्ति जो है वो आपका साथ छोड़कर इस दुनिया से चला गया हो, तो मुझे आप बताइए कि आप किसी फॉरेन टूर पर जाने की या कोई और नई आगे अच्छी आने वाली खुशी की बात करेंगे या हंसेंगे, हंसी मजाक करेंगे? कम से कम उस वक्त तो आप गमगीन रहेंगे। अगर मोदी जी को मणिपुर को लेकर लोग थोड़ा भी दुख नहीं था, तो कम से कम झूठे ही वो संसद में दुख व्यक्त कर देते। कम से कम वो जैसे बार बार अलग अलग छोटी मोटी चीजों पे रोते हैं, मणिपुर पर भी 2 आंसू बहा देते। कम से कम मणिपुर में वो तमाम लोग जो मर गए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गंवा दी, उनके परिजनों को थोड़ा तो शांति मिलती कि भाई हमारे घर के लोगों के मर जाने पर देश के प्रधानमंत्री ने 2 आंसू गिराए हैं। लेकिन वो तो अजीबोगरीब बात कर रहे थे। वो उन्हें इससे ज्यादा चिंता मणिपुर में क्या हुआ, इससे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि 2024 में वो दोबारा चुनाव जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे। आप मुझे बताइए, किसी के आपके यहाँ आग लगी है और आप दोबारा जीत कर आएंगे नहीं आएंगे, इस पर चर्चा कर, कौन मानेगा ऐसे आदमी को संजीदा? कोई भी बयान दे देते हैं, कहीं भी बयान दे देते हैं। देश का गृह मंत्री संसद में झूठ बोल देता है। देश की महिला विकास मंत्री, बात हो रही है मणिपुर पर, मणिपुर में महिलाओं पर क्या अत्याचार हुआ, और वो महिला मंत्री जो है वो संसद में खड़ी होकर राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाती है। क्या संजीदा है ये लोग? आजमी साहब, आज ये हुआ कि प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया था 50% कमीशन, मध्य प्रदेश सरकार 50% कमीशन, कर्नाटका में आपने 40% एलिगेशन लगाया था कमीशन का, कर्नाटका हार गए बीजेपी। 50% आरोप लगा है कि गवर्नमेंट सरकार 50% कमीशन सरकार है, और बीजेपी इन रिटेलिएशन 41 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कांग्रेस लीडर्स के ऊपर एफआईआर फाइल किए और प्रियंका गांधी जी पे एफआईआर फाइल किए। उनका कहना है कि हर चीज जो बोला था उसमें फॉर्जरी था,
उन पर डिफेमेटरी था, और कोई भी कागजात जो प्रियंका गांधी डिस्प्ले किया था कुछ भी एक्यूरेट नहीं था, वो फॉर्ज था, न्यूज़पेपर फॉर्ज था, और जो संगठन थे वो फॉर्ज था। तो कैसे देखते, क्या लोकतंत्र पर हमला है या कांग्रेस एक जीतने के लिए कुछ प्लान और फॉर्मुलेट करे, जैसे फॉर्जरी का चार्ज लगा है? आजमी साहब, क्या है ये, अनडेमोक्रेटिक है या सचमुच फॉर्जरी है? अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। चलिए, कांग्रेस झूठ बोल रही है, ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। आज आप इसका सीएजी का रिपोर्ट आप देखिए, भ्रष्टाचार में, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, शिवराज सिंह चौहान जी, आप जाकर देखिए, करोड़ों रुपया मध्य प्रदेश में भी करोड़ों रुपया सड़कों पर खर्च हो चुका है। आप जाकर देखिए वहां सड़कों की हालत क्या है। आप ठीक से गुजर नहीं पाएंगे, और आप अगर एक 5 किलोमीटर का सफर तय करने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा बदन जो है वो धूल से पट जाएगा। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस, हम इल्जाम लगा रहे हैं, चलिए हम जीतने के लिए इल्जाम लगा रहे होंगे, सीएजी की रिपोर्ट तो गलत नहीं होगी। ये रोड का जो है भारतमाला प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा, 75,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट जो है, पहले तो ये बताऊं, उसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पहले तो अडानी को गए हैं। दूसरी बात, जो सड़क जो है पर किलोमीटर 15 करोड़ रुपए में बन जानी चाहिए थी, उसका दाम जो है भारतमाला प्रोजेक्ट में 25 करोड़ रुपया रखा गया है। 75,000 किलोमीटर सड़क बननी है, 15 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से बननी थी, पर सरकार ने बढ़ाकर उसका दाम रखा 25 करोड़ रुपया पर किलोमीटर। 7.5 लाख करोड़ का इसके अंदर मामला है। क्या ये करप्शन नहीं है? हम नहीं बोल रहे, कांग्रेस नहीं बोल रही, प्रियंका जी नहीं बोल रही, ये सीएजी की रिपोर्ट बोलती है। आयुष्मान भारत, मैं इन योजनाओं का नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि ये पूरे देश के लोग जानते हैं इनके नाम। मध्य प्रदेश में करप्शन किस तरह से हो रहा है, उसकी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन लोग उसके नाम नहीं जानते। आयुष्मान भारत में सिर्फ 3 नंबर पर 10 लाख नाम रजिस्टर है, करप्शन नहीं है। और 4,000 से 6,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, उनका इलाज अभी भी आयुष्मान योजना में हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं, कई हजार लोग ऐसे हैं जिनका एक ही वक्त में कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मतलब मान लीजिए, मेरा इलाज अगर मैं करा रहा हूं तो मैं इस वक्त अपना इलाज मुंबई के भी एक अस्पताल में करा रहा हूं, थाना के भी एक अस्पताल में करा रहा हूं, और नासिक के भी एक अस्पताल में करा रहा हूं। ये सब क्या है? करप्शन है ना, करोड़ों करोड़ों रुपए का करप्शन है। तो ये 50% की सरकार अगर साबित करिए ना नहीं है, आप बताइए उठकर, आपके पास तो गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपकी अलग अलग टीमें बनकर बैठी हैं, आप बताइए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हुआ, कहां हुआ, क्या रेट था, कैसे कैसे आपने खर्च किया। तो देखिए, ये घबराहट है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत को डाका मार के लिया था, इस बार भी वही होगा। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है, और जो भ्रष्टाचार, व्यापम घोटाला, पूरे दुनिया में वो उस घोटाले की गूंज है। इतना बड़ा घोटाला कि जो आदमी उसमें गवाह होता था वो दूसरे दिन मार दिया जाता था, जिसका नाम पता चलता था। तो ये 50% की सरकार कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, अच्छा कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं कह रही, मैं उस संस्था का उस खत पे, वो खत जिसने लिखा था, मैं उस संस्था का नाम मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा है, ये किसी और ने कहा था, उसको जो है फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडरों ने उसको भी ट्वीट किया। तो 50% की सरकार है, उस पर सर आपने यही बोला कर्नाटक के बारे में कि 40% की सरकार है, जिसके ऊपर आप लोग जीत गए, 135 सीटें लेकर के आए आप कर्नाटक में। अब मध्य प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है कि यही रणनीति आप लोग अपना रहे हैं, और साथ में यह भी कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जिसका खत आप कोट कर रहे हैं उसने खत ऐसा कोई लिखा ही नहीं, ये कहा जा रहा है। वो तो अवेलेबल है साहब, वो तो अवेलेबल है, हमने लिखा ही नहीं है, तो आप उसको ये कर दीजिए ना, उस पर केस करिए, केस तो किया आपने, तो वो बात तो सामने आएगी। हम वो तो अवेलेबल है, सारी सोशल साइट्स के ऊपर आप देख लीजिए, वो खत अवेलेबल है जी है। और देखिए जो कर्नाटक में जो बात, कर्नाटक में 40% की सरकार, 40% कमीशन की सरकार जो कहा था, वो कांग्रेस ने नहीं, वहां खुद भारतीय जनता पार्टी के उस शासन काल में जो कॉन्ट्रैक्टर थे, वो कहते थे,
और उसमें एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो ये कहते हुए खत लिखकर खुदकुशी भी कर ली थी, जी। आत्महत्या कर ली थी एक कॉन्ट्रैक्टर ने। ये बात तो सारी दुनिया जानती है। भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी रोज भ्रष्टाचार 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 कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको 2 भ्रष्टाचार के बारे में। भारतमाला प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर सड़क बनती है, भारतीय जनता पार्टी उसको 4 किलोमीटर गिनती है। 4 लेन सड़क बनती है साहब, 2 लेन इधर से 2 लेन उधर से, तो 4 2 लेन के बाद अब 8 लेन सड़क बनने लगी है। 1 किलोमीटर सड़क बनाते हैं और 1 किलोमीटर सड़क बनाने के बाद उसको 8 किलोमीटर गिनते हैं। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने जो इल्जाम लगाया है उनके ऊपर, वो साबित करे ना प्रधानमंत्री जी कौन सी योजना में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और अरशद आदमी साहब, दूसरी चीज ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज है। जब भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा जी जब भी वो किसी मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तकलीफ हो जाती है। अभी हाल ही में एकादशी वाले दिन, क्योंकि अभी देखिए साहब क्या है कि वो अपना श्रावण चल रहा है, श्रावण में हिंदुओं का ये मानना है कि भाई बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए, रुद्राभिषेक होता है। अभी एकादशी वाले दिन मध्य प्रदेश में ही अपनी प्रियंका गांधी जी ने रुद्राभिषेक किया, शिव जी की पूजा करी, तो इसको लेकर के बहुत डिस्टर्ब हो गए लोग। ये क्या बात है, ये जरा समझाया जाए मुझे, बीजेपी के लोग इतने डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? देखिए साहब क्या हुआ जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले और सत्ता के आने के पहले उन्होंने जितना भी प्रोपेगेंडा किया, हर आदमी इस देश में, चाहे वो नेता हो चाहे कोई दूसरे प्रोफेशनल्स लोग हों, देश के तमाम 140 करोड़ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने मजहब को फॉलो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये चीजें जो है, ये चीजें लोगों को दिखाने के लिए नहीं हुआ करती। दुरुस्त बात। वो आदमी की व्यक्तिगत वो आदमी की व्यक्तिगत चीजें हैं। करेक्ट। उसका अपना विश्वास है, उसका अपना भरोसा है अपने धर्म पर, अपने मजहब पर और उसके तरीके पर। लेकिन हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इसका प्रोपेगेंडा किया, जिस तरीके से इसको शो किया लोगों के दरमियान कि वो बहुत धार्मिक लोग हैं, वही सिर्फ पूजा पाठ जानते हैं, वही सब वो करते हैं। बहुत दिनों तक दूसरे, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी के नेता हो, बहुत दिनों तक वो बचते रहे इस बात को कि भाई धर्म की कोई भी चीज को सरेआम जैसे किया जाता है वैसे किया जाए, उसके लिए कोई कैमरा लाइट्स एक्शन वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत प्रयास किया अपोजिशन के लीडरों ने। लेकिन हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो न सिर्फ इसका प्रोपेगेंडा करती थी बल्कि वो चिढ़ाने लगी लोगों को। वो बल्कि लोगों को ये समझाने लगी कि दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो अधर्मी हैं, वो कोई धर्म को मानते ही नहीं जी। तो साहब, चूंकि हर आदमी अपने धर्म को मानता ही है, तो फिर दूसरे नेताओं ने भी इसको खुलेआम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, वो चीज जब लोगों के समझ में आई कि भाई ये जो तरीके से जो हर धर्म को उसका पालन करने का जो तरीका है, ये तो ये लोग भी करते हैं, ये भी वैसे ही लोग हैं जैसे बाकी के लोग हैं। अब बौखला गई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में ये बताना चाह रही थी कि धर्म में और पूजा पाठ में और दूसरे जो तरीके रस्म रिवाज में सिर्फ वही बिलीव करते हैं और सिर्फ उन्हीं को आता है। लेकिन वो चीजें बेनकाब हो गई, चूंकि दूसरे लीडरों ने जब थोड़ा बहुत इसको पब्लिकली करना शुरू किया, जबकि ये अभी भी मैं बोलता हूं ये व्यक्तिगत चीज है। आप अपने धर्म को फॉलो करिए और मजबूती के साथ करिए। धर्म देखिए, धर्म जो है वो इंसान को, उसकी आत्मा को एक ताकत देता है, और वो ताकत ये होती है कि आप शक्ति के साथ दुनिया में फैली हुई बुराइयों का मुकाबला कर सकें। इसलिए लोग अपने अपने धर्म को एकदम उसमें डूबकर उसकी प्रैक्टिस को करते हैं। लेकिन अब चूंकि सभी लोग इस तरह करने लगे, अब भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी मोनोपोली समझ रही थी, तो अब उनकी बौखलाहट जाहिर हो गई। और दूसरी एक बात कि लोगों को अब ये भी समझ में आने लगा कि भाई ये तो धर्म जो है वो अपने लिए है, उससे ये अपने लिए हर आदमी करता है, लेकिन सरकारें जो बनती हैं वो सरकारें आम आदमी के लिए बनती हैं, लोगों के लिए बनती हैं, उनके विकास के लिए बनती हैं। तो ये तो सिर्फ धर्म ही धर्म बता रहे हैं, आप कोई विकास और आम आदमी के भले की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बात अब आजमी साहब एमवीए, जो पहले एमवीए अभी इंडिया है, मगर शरद पवार साहब हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट वाला इमेज लोगों के जो ग्रासरूट वर्कर्स है उन पे इंपोज करता है। आज भी आज चर्चा चल रहा है, संजय राउत जी ने प्रश्न उठाया कि आप
बार बार अजित पवार से मिल रहे हो, बार बार इस चीज हो रहा है कि रॉन्ग मैसेज जा रहा है रैंक एंड फाइल में। एमवीए के अलग अलग घटक दल है। कांग्रेस ने ऑलरेडी, नाना पटोले साहब ने कहा कि हमने ऑलरेडी राहुल गांधी जी को बोले हैं, मैसेज पहुंचा दिए कि ये सब चल रहा है। तो ये और उन्होंने इस प्रकार से हाईलाइट कर दिया कि एकनाथ शिंदे जी और उद्धव जी का अलग अलग हुए हैं और दोनों एक बार बार चाय पियेंगे साथ में, तो नीचे रैंक एंड फाइल में प्रॉब्लम होता है। तो अभी घटक एमवीए के घटक दल में 2 लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया, कांग्रेस ने भी ऑब्जेक्शन उठाया एंड शिवसेना, उद्धव सेना भी उठा लिया। तो सर ये आगे जाके जिस प्रकार से एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है रैंक एंड फाइल में, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कांग्रेस के सीनियर लीडर्स शायद कुछ चर्चा किए होंगे इस विषय में, आजमी साहब। नहीं, देखिए ये बात तो देखिए, एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि उनका अपना ब्लड रिलेशन है। जो उन्होंने कहा, पवार साहब ने कहा कि ब्लड रिलेशन है, ये बात तो सही है कि वो उनके परिवार है एक दूसरे के, वो लोग तो कभी भी मिल सकते हैं। पर ये बात भी सही है कि जब आज जो है एनडीए वर्सेस इंडिया का पूरा एक समीकरण तैयार हो गया है पूरे देश में, और सभी लोग जो है वो अपनी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, तो ऐसे में बार बार मिलने से जो वर्कर्स हैं, जो आवाम है, उनके अंदर ये मैसेज जाता है कि भाई कुछ, और जिस तरह से फिर चीजें बाहर आती हैं, लोग जो गॉसिप करते हैं कि इस वजह से मिले होंगे, इस वजह से मिले होंगे, तो इससे जाहिर सी बात है, इससे फर्क तो पड़ता है। ये हम इस बात को अवॉइड नहीं कर सकते कि आपका पारिवारिक रिश्ता है तो मिलना चाहिए हमको, उससे नहीं, लेकिन चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि एमवीए, अरे इंडिया वर्सेस एनडीए जो है उसमें कौन किधर है और कौन किधर है। तो इससे फर्क पड़ रहा है लोगों में, जो है एक इसका वातावरण बन रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई जब एक बार उन्होंने पार्टी बदल ली या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तो उसके बाद किसी भी इस तरीके का मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ पवार साहब एक बहुत ही अनुभवी लीडर हैं, महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के भी, वो समझते होंगे इन बातों को, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इन तमाम बातों का खुलासा आवाम के सामने करेंगे। देखिए, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, जहां तक महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी का सवाल है, तो देखिए ये अब जो ये गठबंधन जो है वो सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं रह गया, ये उस अवाम का भी गठबंधन है जो इस देश के संविधान को बचाना चाहती है, जो इस देश के जो तमाम एक आम आदमी के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का जो कानून बना है इस देश में संविधान के माध्यम से, उसे बचाना चाहते हैं लोग। तो वो तमाम के तमाम लोग अब इंडिया गठबंधन की तरफ खड़े हो गए। ये बातें जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को भी समझना चाहिए कि आवाम की मांग पर ये गठबंधन, आवाम की भावनाओं को नजर में रखते हुए इस गठबंधन के तमाम नेताओं को काम करना चाहिए, और कोई भी ऐसा काम जो इस गठबंधन की एकजुटता को नुकसान पहुंचाता है उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए कि ये कोई सिर्फ एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये बात हर कोई ये कह रहा है कि आने वाले वक्त में अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी ये चुनाव जीती, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो फिर इस देश में क्या क्या बदल जाएगा शायद लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, और एक ऐसा इलेक्शन है जहां एक मोड़ पे आके देश की राजनीति खड़ी है, इस अंदाज में खड़ी है। अगर तीसरी बार एनडीए जीता जी, तो फिर शायद भारत उस शक्ल में बाकी न रहे जिसमें वो पिछले 75 साल से रहता आया है। आजमी साहब, बड़ा मौका है। आजमी साहब, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जो थी, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश जीत गए और कर्नाटक जीत गए। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अब शुरू होने वाली है अक्टूबर में। अब क्या होने वाला है उसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि उससे बहुत चिंतित है सारे एनडीए के जो घटक हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है कि ये राहुल गांधी अब क्या करेगा। देखिए साहब, जैसे एक बात आपको बताऊं, मैं चिंता इस बात पे भी बढ़ गई। अभी ये जो मणिपुर का अविश्वास प्रस्ताव था और जो भाषण इधर से उधर से दोनों तरफ से हुए हैं, वो भाषण ने ही बहुत कुछ बातों को क्लियर कर दिया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम मुद्दों से अब पूरी तरह से भटक चुकी है, ये बात देश की जनता समझ रही है। 37 मिनट का भाषण राहुल गांधी जी ने सदन में किया था। 37 मिनट के भाषण के बदले में प्रधानमंत्री जी ने 2.25 घंटे का भाषण कर दिया।
लेकिन 37 मिनट के 1 मिनट का भी जो क्वेश्चन था वो उसका जवाब नहीं दे पाए। उनका और इस सिर्फ संसद में जो भाषण हुए हैं उसकी पॉपुलैरिटी का भी एक ग्राफिक बनकर आया है। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने संसद टीवी पर 3 लाख से ज्यादा लोगों ने संसद टीवी पर राहुल गांधी जी का भाषण सुना और 2,30,000 के करीब कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना। 3.25 लाख के करीब व्यूअर्स का एवरेज है राहुल गांधी के वीडियो देखने का, 3.25 लाख लोगों का, और प्रधानमंत्री का 56,000 का एवरेज है। प्रधानमंत्री की वीडियो सोशल मीडिया पे उस वक्त 56,000 लोगों ने देखे। तो ये मतलब मैं एक बात बता रहा हूं, क्योंकि इसी मीडिया की उपज थे ये प्रधानमंत्री, इसी सोशल मीडिया से इनका ये मतलब उसमें आजमी साहब, मगर प्रधानमंत्री का नया स्लोगन है कि परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टिकरण छोड़ो इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। भ्रष्टाचार भी छोड़ो इंडिया, भ्रष्टाचार भी छोड़ो इंडिया और क्विट इंडिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही अपने घटक दल को मैक्सिमम हानि पहुंचाया है। उन्होंने कन्नीमोड़ी का नाम लिया, डीएम करुणानिधि की बेटी को जेल में किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। लालू यादव को जेल में किसने डाला? कांग्रेस ने डाला। अलग अलग फिर ममता बनर्जी को परेशान शारदा स्कैम में किसने किया? वो किए, कांग्रेस ने किया। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का फादर, पिताजी को जेल में किसने डाला? बोले कांग्रेस ने डाला। तो जितने भ्रष्टाचार थे, वही परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वही सब एक साथ होके इंडिया चला रहा है। तो चलने वाला नहीं है। अमित शाह जी ने भी बोले और मोदी जी ने भी बोले, तो कैसे चलेगा? ये देखिए, ये सारे लोग जो हैं जिनके आपने बहुत तेजी से नाम ले लिए, बहरहाल, लेकिन ये तमाम लोगों के साथ तकरीबन भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। लेकिन अब ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आकर अब ये इंडिया के गठबंधन में आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं? कितने सारे लोग हैं, कितने नेता परिवारवाद वाले जो नेता थे, जिनको वो परिवारवाद के नाम पे गाली देते थे, वो तो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। सिंधिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद वाले हैं। जतिन प्रसाद जो है वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और अभी भारत सरकार में मंत्री भी है, वो भी परिवारवाद वाले हैं, वो भी वहां पे। मतलब मोदी जी का जो परिवारवाद की जो बात है वो सिर्फ राहुल गांधी पे, मतलब राहुल गांधी जी अगर पॉलिटिक्स में है तो वो परिवारवाद की वजह से। बाकी उनकी पार्टी में जितने राजनाथ सिंह के लड़के एमएलए एमपी है, लेकिन वो परिवारवाद में नहीं गिना जाएगा। देखिए, मोदी जी की जो बात करने का जो ढंग है, जो वो पूरे देश अब समझने लगा है कि सिर्फ मोदी जी जो है वो दो मायनी बातें करते हैं, बोलते कुछ भी हैं और करते वो वैसे ही हैं। अभी कल तक वो 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे लगा रहे थे, अब वही नेता उनके बगल में बैठ के उप मुख्यमंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हैं सर, खत्म करना चाहते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर है भारतीय। और शिंदे ग्रुप जो है, शिंदे ग्रुप ने यही शिकायत करते हुए उद्धव ठाकरे जी का साथ छोड़ दिया था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमको हमारे इलाके के लिए फंड नहीं देते। देखिए, लोग इतने बेवकूफ नहीं है जितना कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं। इतना कोई बेवकूफ नहीं है देश में। हर आदमी, देखिए, हर आदमी समझता है। लोगों ने मौका दिया था नरेंद्र मोदी जी को, और एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया, इस उम्मीद पे दिया कि 50, 60, 70 सालों से एक पार्टी राज कर रही थी, एक पार्टी का रूल था, तो चलिए बदलना चाहिए, कुछ नए लोग आएंगे तो कुछ नया लाएंगे। लेकिन लोग निराश हुए, क्योंकि कांग्रेस ने देश को लाकर जहां पर छोड़ा था वहां से कई हजार फीट नीचे आज भारतीय जनता पार्टी ने उस देश को गिरा दिया है। सिर्फ पांचवी अर्थव्यवस्था साहब, पांचवी अर्थव्यवस्था पहली अर्थव्यवस्था बन जाए, लेकिन अगर एक गरीब आदमी इस देश में भूखा सो जाएगा तो हमें क्या करना है पहली अर्थव्यवस्था बनकर? ये सारा जुगाड़, ये सारा जतन तो एक आम आदमी की जिंदगी के लिए है ना, ये उसके सरोकार के लिए है, ये उसके बाल बच्चों के भविष्य के लिए है। हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन गए, 80,000 लोग अभी भी 5 किलो राशन पर ही जी रहे हैं, तो क्या फायदा ऐसी पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर? आप देखिए, आप पर कैपिटा इनकम में तो हमारा नंबर 127 और 128 पर आता है, लेकिन हम दुनिया में पांचवी अर्थव्यवस्था है। 1% लोगों के पास इस देश की 50% दौलत है, लेकिन हम लोग जो है दुनिया में पांचवी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ 50% लोगों के पास इस पूरे देश की 3% दौलत है।
तो आप क्या मतलब है हमको पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर, जब एक गरीब आदमी जो है वो फुटपाथ पर सोए, उसके पास रहने को घर ना हो, एक गरीब आदमी अपना भूखा सो जाए, एक नौजवान आदमी दर बदर भटकने के बाद अपनी जिंदगी को इसलिए खत्म कर ले कि उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, क्या करेंगे हम पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर? अर्थव्यवस्था आखिरी रही है साहब, लेकिन एक गरीब को उसका उस अधिकार मिले, उसको रोजी रोटी मिले, उसको घर मकान मिले, तो इस देश की तरक्की है। तरक्की उसे कहते हैं कि समाज के अंदर हर आदमी को कम से कम उसे जीने की चीजें तो मिल जाए। तो अरशद आज़मी साहब, आपके मुताबिक 2024 में आपके मुताबिक मोदी जी क्या वापस आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनके? साहब आना नहीं चाहिए मोदी जी। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आना नहीं चाहिए। जो हालत उन्होंने देश की बना दी, जो लोगों को आज सिर्फ नफरत बांट रहे हैं, सिर्फ लड़ाना चाहते हैं लोगों को धर्म के नाम पर। भाई क्यों लड़ाना चाहते हैं आप? एक सत्ता हासिल करने के लिए क्या करेंगे मोदी जी आकर, मुझे बताइए। उसमें सत्ता में आकर एक पत्रकार को जवाब देने से एक आदमी डरता है। आप देखिए कि 700 किसान मरे, मोदी जी नहीं बोले। 125 लोग नोटबंदी की लाइनों में खड़े खड़े मर गए, मोदी जी नहीं बोले। कहीं कोई पहलवान खिलाड़ी बेचारी अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे पुलिस की लाठियों का शिकार हो जाती है, पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। मणिपुर जलते रहता है, 80 दिन तक जलते रहता है, पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता। आज़मी साहब, मगर कांग्रेस को अगर जीतना हो तो आज़मी साहब, आपका जो 12 करोड़ वोट आपने लिए हैं 2019 में, उसको आपको 23 करोड़ बीजेपी का वोट है, करीबन ये फासला है 11 करोड़ वोटों का। आपको पार करके 38% या उतना वोट तो वोट शेयर लाना पड़ेगा। बहुत बड़ा संघर्ष वाला मामला है, कैसे करोगे? 100% संघर्ष का मामला है। देखिए 100% संघर्ष का मामला है। इसलिए संघर्ष का मामला है कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये कोई संवैधानिक तरीके से ये काम नहीं कर रही है। ये देश का जो एक पुराना जो देश के जो तौर तरीके थे उससे काम नहीं कर रही, बल्कि ये सरकार एक तानाशाह की तरह काम कर रही है। इसने देश की तमाम संस्थानों को अपने कब्जे में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन से लेके ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो देश की अर्थव्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था, चुनाव कराने का तौर तरीका, जिसको संभालती, सबको अपने कब्जे में कर लिया है। कांग्रेस को लड़ना न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से, बल्कि कांग्रेस को लड़ना उन तमाम संस्थाओं से भी है जो इस वक्त मोदी सरकार और मीडिया से भी। गोदी मीडिया से लड़ना है, गोदी मीडिया से लड़ना है। वो गोदी मीडिया जिसने एक आम आदमी को हथियार और बम बना दिया है। इतनी नफरत भर दी है लोगों के दिमाग में कि हर आदमी चलता फिरता बम हो गया है साहब। हर आदमी एक दूसरे को मार देना चाहता है। तो इतने लोगों से मुकाबला करना है मामूली बात नहीं है, लेकिन मुकाबला करना पड़ेगा सर। जैसे अंग्रेजों से मुकाबला किया था इस देश ने, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी से भी ये देश मिलकर मुकाबला करेगा। इंडिया के साथ इंडिया के तमाम लोग खड़े होकर मुकाबला करेंगे। अरशद आज़मी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल आजादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत मुबारकबाद अगस्त 15 की। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के जितने भी लोग हैं, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, वो याद करें कि कुर्बानी के बिना ये आज़ादी नहीं मिली है। उन कुर्बानियों को याद करें जिसकी वजह से आज़ादी मिली है, और उस आज़ादी के लिए लड़ें। हर आदमी को लड़ना पड़ेगा, अकेले पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। जी, ये देश सबका है, सब एक साथ होकर लड़ेंगे जी, तब जाके हिंदुस्तान रहेगा। दुरुस्त बात है। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।